आपको स्वागत है द स्क्रीन वे के साथ ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि आप बोल सकते हैं कर्मचारी पेंशन योजना। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगे ईपीएस के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, पेंशन स्कीम के बारे में। आखिरकार ईपीएस पेंशन की स्कीम होती क्या है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में ईपीएस पेंशन के फायदे क्या है, ईपीएफ पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना के नियम एवं शर्तें क्या क्या है, मतलब कंडीशन क्या है पेंशन लेने के। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ईपीएस पेंशन कर्मचारी योजना में अंशदान कितने करना होता है, और आप 58 साल के पहले ईपीएस पेंशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा, और 58 वर्ष के बाद बड़ी ईपीएस पेंशन आपको कैसे मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं द स्क्रीन के साथ बोल रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस को लेकर, एम्प्लॉय पेंशन के लेकर पूरी डिटेल से इस वीडियो को जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, मैं एक बात इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप सहायक अध्यापक हो या सभी या कर्मचारी हो, कोई अन्य कर्मचारी हो, आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, अगर आपका पीएफ कटता है तो आप कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस पेंशन का भी लाभ आपको मिलना तय है। तो दोस्तों, जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद पीएफ का पैसा काम आता है, यानी कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद, जो कि बहुत ही बेहद पीएफ का पैसा काम आता है, उसी तरह नियमित पेंशन भी काफी अहम होता है। यानी कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको एक स्टेज पर आकर उनके तहत मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर आगे बात करते हैं। ये पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में जरूर से जरूर सेंड करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको ईपीएफ पेंशन के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। इस तरह से मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में ही पूरी जानकारी आपको दे दे। और इस वीडियो के बारे में, ईपीएस पेंशन के देखने के बाद कोई भी अगर मन में आपको डाउट रहे तो कमेंट करें। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ईपीएस पेंशन है क्या। चलिए, तो आपको मैं बता देता हूँ ईपीएस पेंशन क्या है। ईपीएस एक पेंशन स्कीम है जो साल तक कर्मचारी, सहायक अध्यापक हो, कर्मचारी हो। ईपीएस पेंशन या ईपीएस एक पेंशन स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर के संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। नौकरी के दौरान आपकी बेसिक सैलरी के 8.33% के बराबर 1250 रुपये मासिक से भी ज्यादा नहीं है। पैसा इस पेंशन स्कीम में जमा होते हैं। इसके एवज में यह कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। बेसिक सैलरी का 8.33%। और बताते चले, पेंशन स्कीम के माध्यम से गवर्नमेंट कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। यहाँ पे आपको एक बात जाननी बहुत ही जरूरी है, तो ये है कि ईपीएफ को इस पेंशन स्कीम में, यानी कि ईपीएफओ ही ईपीएफ को देखता है, मैनेज करता है। जो ईपीएफओ है वो भारत सरकार का कर्मचारी, यानी कि सभी कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट को मैनेज करती है। पीएफओ जो है पेंशन अकाउंट से मैनेज करता है। भारत में हर एक संस्थान ऐसा स्टेट बैंक जहाँ जहाँ पर ऐसे कंपनी या प्राइवेट सेक्टर या 60 साल तक कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, अधिक कर्मचारी काम करते हैं, उस ईपीएफओ के अंदर आपको हिस्सा लेना पड़ता है, जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इस योजना के तहत साथ जुड़कर चलते हैं। इसीलिए ऐसे हर एक संस्था के कर्मचारी भी इस पेंशन स्कीम के हिस्सा अपने आप बन जाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि दोनों एक चीजें एक साथ चलती है कि ईपीएस और ईपीएफ जो कर्मचारी पेंशन है, दोनों में अंशदान कितना होता है बताते चले। तो ईपीएफ के नियमों के अनुसार हर कर्मचारी को अपनी सैलरी बेसिक पे प्लस डीए का 12% ईपीएफ अकाउंट में कटवाना होता है। कर्मचारी के अंशदान एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बराबर ही अंशदान और कंपनी या नियोक्ता को भी अकाउंट में जमा करना होता है। लेकिन सहायक अध्यापक का जो है 13% की होगी, 1% अधिक सरकार करेगी जमा राशि, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसका 12% ही कटवाना है, पीपीएफ अकाउंट में चला जाता है। कर्मचारी के अंशदान एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बराबर ही नियोक्ता जमा करती है, एम्प्लॉयर को भी इस अकाउंट में जमा करना पड़ता है। इसके अलावा नियोक्ता के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होते हैं। और लेकिन पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन की मात्र 1250 रुपये महीने से अधिक नहीं हो सकती है। इसलिए अतिरिक्त रकम कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में ही जमा करनी होती है, फिर चाहे वह 3.37 हो या 67 हो या उससे ज्यादा। तो दोस्तों, ये जो है 15,000 तक बेसिक सैलरी पर अनिवार्य है। ईपीएफ या ईपीएस में ऐसे कर्मचारियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है जिनकी बेसिक पे प्लस डीए 15,000 या इससे अधिक है। जो कर्मचारी इससे अधिक बेसिक सैलरी पाते हैं
उनके पास ईपीएफ और ईपीएस को अपनाने या छोड़ने का विकल्प होता है। हालांकि एक बार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के बाद वह नौकरी की पूरी अवधि तक इसका मेंबर बना रहेगा। हर जो एम्प्लॉय है पेंशन स्कीम से बनते हैं, आपके पीएफ खाते में नियोक्ता आपके जो अकाउंट में पैसा डालता है, उसका एक हिस्सा जो पेंशन स्कीम में और आपकी सैलरी से जो पैसा काटती है वो पूरा का पूरा ईपीएफ पेंशन स्कीम में चला जाता है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं ईपीएफ पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्यता है। आपके गवर्नमेंट की कर्मचारी भविष्य निधि योजना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का सदस्य होना चाहिए। आपकी नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल तक होना चाहिए और कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। हालांकि 50 साल की उम्र पर भी पेंशन का विकल्प चुना जा सकता है। आप चाहे तो पेंशन को 60 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको हर वर्ष के लिए 4% सालाना की दर से बढ़ी हुई मात्रा में पेंशन मिलती है। कर्मचारी की अल्टीमेटली डेथ होने पर उसका परिवार पेंशन पाने का हकदार होता है और कर्मचारी खुद भी पूर्ण रूप से अक्षम होने की स्थिति में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। बताते चले तो 58 साल के पहले पेंशन लेने के लिए क्या करना होगा। जैसे कि बताया गया, आप 58 साल की उम्र पूरी करने के पहले भी अपने पेंशन शुरू करा सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आपको सामान्य पेंशन के मुकाबले कम पेंशन मिलेगी। इस घटी हुई पेंशन को पाने के लिए भी आपको निम्नलिखित शर्तों पूरी करनी चाहिए। आप जिस तारीख को रिड्यूस पेंशन का विकल्प चुनते हैं उस तारीख को अपनी उम्र कम से कम 50 साल पूर्ण होनी चाहिए। आपकी कम से कम 10 तक नौकरी की अवधि पूरी की हो। आपका फॉर्म 10D के माध्यम से रिड्यूस पेंशन पाने का विकल्प चुनना होगा। इसलिए अब बात कर लेते हैं ईपीएफ पेंशन के फायदे। देश के किसी भी हिस्से में पेंशन प्राप्त की जा सकती है। ईपीएफ पेंशन प्लान जो है गवर्नमेंट का है, इसलिए इसमें किसी तरह का जोखिम, रिस्क या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। भारत सरकार खुद भी आपके पेंशन अकाउंट में अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि अगर किसी कर्मचारी करते हुए भगवान ऐसा ना करे डेट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को जिंदगी भर पेंशन मिलती है। पहले ही कर्मचारी अगर सिर्फ 1 साल की सर्विस की हो। इसके अलावा भी मैं इसको बताता हूँ आप योजना के अन्य अन्य क्या फायदा है। ईपीएस और ईपीएफ पेंशन प्लान में जो अंशदान कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपकी कंपनी या नियोक्ता एम्प्लॉयर अपनी तरफ से आपके पेंशन अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। आप चाहे तो 50 साल की एज पर ही पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने पर आपको नॉर्मल पेंशन के मुकाबले कम मात्रा में पेंशन मिले। इसके अलावा पेंशनर की विधवा, विडो का या विडोर को भी मौत हो जाने पर या दूसरी शादी कर लेने पर पहले वाले बच्चों को पढ़ाई हुई मात्रा में पेंशन मिलती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों को अनाथ का श्रेणी में मान लिया जाता है। अगर कोई बच्चा परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार है जो उसे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। अगर कर्मचारी की मौत होने पर उसकी पत्नी को भी थोड़ा कम मात्रा में पेंशन मिलती रहती है। यहाँ तक कि कर्मचारी के 2 बच्चे भी 25 साल की उम्र तक पेंशन पाने का हकदार होते हैं, इसलिए इसे फैमिली पेंशन भी कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय में नील है, यानी कि कर्मचारी बिल्कुल भी नहीं लगता। 8.33% जो है कंपनी है 8.33% देती है। इसमें एम्प्लॉय कुछ भी नहीं देता, 0.5%। उसके बाद आता है ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, इसमें भी नहीं देती है। नील है, सरकार देती है 0.01%। जो है ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नील है, वो 1.11 का प्रतिशत पर ये जो है चार्ट दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करना ना भूले, ताकि इस तरह का अपडेट पारा शिक्षक से अपडेट मिलते रहे।